वेलकम बैक टू द चैनल बायो क्लासेस चैनल में सभी बच्चों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर, जो कि चैप्टर 6 है क्लास 12 का, और इसके ऑलरेडी 7 लेक्चर्स अपलोडेड हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जेनेटिक कोडॉन पढ़ा था, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट स्टेप सेंट्रल डोग्मा का क्या होता है, दैट इज ट्रांसलेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है बच्चों, तो चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए अपना चैनल बायो क्लासेस। तो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ट्रांसलेशन होता क्या है? ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि जो डीएनए, लैंग्वेज ऑफ जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होता है, जो डीएनए का इंफॉर्मेशन, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो चेंज हो जाता है एमआरएनए में, वो ट्रांसलेट मतलब उसको लैंग्वेज ऑफ अमीनो एसिड चेन में, जो कि बाद में प्रोटीन्स बनाते हैं, अमीनो एसिड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, जो बाद में प्रोटीन्स बनाते हैं, उसको कहते हैं। मतलब एमआरएनए के इंफॉर्मेशन का अमीनो एसिड चेन में बदलना दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। ठीक है, राइबोसोम्स पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ये सबसे पहले बताया था साइंटिस्ट पॉल जमेक्निक ने। ठीक है, ये एक नाम है जिन्होंने बताया था कि राइबोसोम्स पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, स्टेजेस क्या क्या होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के? प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेजेस में सबसे पहले आता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो होते हैं ये एटीपी मॉलिक्यूल से बाइंड होते हैं, अमीनो एसाइड बनाते हैं, और ये इसी को कहते हैं एक्टिवेशन, अमीनो एसिड का एक्टिवेशन। अमीनो एसिड एक्टिव हो जाते हैं। फिर ये फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए, ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड फिर टीआरएनए से बाइंड करते हैं। टीआरएनए आपको पता है, टीआरएनए पर ही अमीनो एसिड अटैच होते हैं, और टीआरएनए का एक आर्म जो एंटीकोडॉन आर्म होता है वो जा करके एमआरएनए से बाइंड करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में जो चेन का बनना शुरू हो रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना शुरू हो रहा है, किस तरह से, वो इनिशिएशन में आएगा। इलॉन्गेशन फर्दर, और कैसे अमीनो एसिड्स आ करके ज्वाइन करते जाते हैं अमीनो एसिड से, वो इलॉन्गेशन में आएगा। टर्मिनेशन एंड रिलीज, फिर किस तरह से ये पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना रुकता है और पॉलीपेप्टाइड चेन एमआरएनए और टीआरएनए से रिलीज होते हैं। तो ये 5 स्टेजेस होते हैं जिसमें कि जिसके थ्रू ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, तो एक एक स्टेज करके हम चलेंगे। सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का एक्टिवेशन कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो ट्रांसलेशन प्रोसेस की सारी चीजें कहाँ होंगी? ये साइटोप्लाज्म में होंगी। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है? ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, और ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि एमआरएनए जो है वो निकल के आ गया न्यूक्लियस में से, निकल के साइटोप्लाज्म में आ गया। एक्टिवेशन अभी आपको बताया। एक्टिवेशन मतलब अमीनो एसिड एक्टिव होते हैं। अमीनो एसिड एक्टिव कैसे होते हैं? एटीपी मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं और ये अमीनो एसाइल एएमपी बनाते हैं या इसे अमीनो एसाइल एडिनाइलेट भी कहते हैं। तो ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड हो गया, जो कि अब तैयार है टीआरएनए से बाइंड करने के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए। अब ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जो अमीनो एसाइल एएमपी है, ये बाइंड करेगा टीआरएनए से। ठीक है, अमीनो एसाइल एएमपी टीआरएनए से बाइंड करेगा। ये आयन बहुत ज़रूरी है, मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में ये बाइंड करेगा और बनाएगा अमीनो एसाइल टीआरएनए। तो 2 स्टेप्स हो गए आपके। ठीक है, एक्टिवेशन हो गया, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एक्टिवेटेड हो गए, अब ये टीआरएनए से बाइंड कर गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इनिशिएशन।
इस स्टेप में क्या क्या जरूरत होती है? 30s 50s सब यूनिट की, प्रोकैरियोट्स की हम बात करें, हम प्रोकैरियोट्स ही पढ़ रहे हैं शुरू से, तो ट्रांसक्रिप्शन भी आपने प्रोकैरियोट्स का ही डिटेल में पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन भी आप प्रोकैरियोट्स का डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो नेसेसिटीज हैं इनिशिएशन में क्या क्या चाहिए होती है? 30s और 50s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, जीटीपी, मैग्नीशियम आयन है ये, चार्ज टीआरएनए, अभी जो टीआरएनए बना दैट इज चार्ज टीआरएनए, एमआरएनए और कुछ इनिशिएशन फैक्टर, ये कुछ एंजाइम्स हैं जिसकी जरूरत होती है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में 3 इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में बहुत ज़्यादा इनिशिएशन फैक्टर्स की जरूरत होती है। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा उतनी ज़्यादा उसमें मैकेनिज्म में ना एंजाइम्स की, प्रोटीन्स की ज़रूरत पाथवे में ज़्यादा पड़ती है। प्रोकैरियोट सिंपल है, इसमें 3 इनिशिएशन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, जबकि यूकैरियोट्स में 10 रेड ब्लड सेल्स में देखा गया है कि 10 इनिशिएशन फैक्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में कितने हैं? 3 इनिशिएशन फैक्टर 1, 2 एंड 3, जिसको शॉर्ट में IF1, IF2 और IF3 कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो IF3 है, ये IF3 रिस्पॉन्सिबल होता है दोनों सब यूनिट्स 50s और 30s को सेपरेट करने में। जब ये IF3 के प्रेजेंस में ये दोनों सब यूनिट 50s और 30s सब यूनिट अलग हो जाते हैं और ये IF3 जा करके 30s स्मॉलर सब यूनिट पर बाइंड कर देता है। जब तक ये IF3 रहेगा तब तक 50s सब यूनिट इस पे बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। अब ये IF3 जब ये बाइंड हो गया 30s पे सब यूनिट पे, तो अब mRNA आ करके इस 30s सब यूनिट पे बाइंड करता है, ठीक है। इसके बाद ये IF3 रिलीज हो जाता है। जब ये रिलीज हो जाता है तब 50s सब यूनिट आकर के यहाँ पर बाइंड कर सकता है, लेकिन जब तक IF3 रहेगा तब तक 50s सब यूनिट 30s सब यूनिट को बाइंड करने नहीं देगा, ठीक है। SD सीक्वेंस जो mRNA होता है ना, जो mRNA बाइंड कर, अभी बताया आपको mRNA कहाँ बाइंड कर रहा है? 30s सब यूनिट पे बाइंड कर रहा है। जो mRNA होता है उसमें पाए जाते हैं ये सीक्वेंस, एक यूनिक सीक्वेंस होता है जिसे कहते हैं SD सीक्वेंस। SD सीक्वेंस प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। SD सीक्वेंस यूकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं, कई बार पूछा गया। SD सीक्वेंस जिसे हम कहते हैं शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस, शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस, शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंस ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में? mRNA में पाए जाते हैं। इनिशिएशन कोडॉन के 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम मतलब टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड पे SD सीक्वेंसेस पाए जाते हैं mRNA, ठीक है। तो SD सीक्वेंस mRNA की स्पेशलिटी है, न कि राइबोसोम, ओके। तो किसमें है ये? प्रोकैरियोट्स में। ये SD सीक्वेंसेस जो होते हैं ना, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस जो होते हैं वो 30s राइबोसोम में पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एंटी शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंसेस। कहाँ पाए जा रहे हैं? 30s में। 30s राइबोसोम, राइबोसोम में कौन सा RNA होता है? राइबोसोम में rRNA होता है, ठीक है। 30s में RNA पाया जाता है, 16s rRNA पाया जाता है। राइबोसोम के स्ट्रक्चर में बताया था आपको, 16s rRNA पाया जाता है। 16s rRNA पर एंटी शाइन-डेलगार्नो सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है।
इसमें 16 srRNA पर ASD एंटी शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। ये एंटी शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंसेस कॉम्प्लीमेंट्री हैं शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंसेस के। शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंसेस कहाँ हैं? mRNA में। तो इसकी वजह से mRNA जो है ये जाकर के 30S सब यूनिट से बाइंड करता है। 30S में किससे बाइंड करता है? 16srRNA से बाइंड करता है। ठीक है, ओके। अब यूकैरियोट्स में कैसे होता है? यूकैरियोट्स में ये एसटी शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंसेस नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स की प्रोसेसिंग में, ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोसेसिंग में आपने पढ़ा था कि इसके कैप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ना, कैप और टेल। टेल कैसे बनता है? पॉली ए टेल, पॉली एडेनाइलेशन से ए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं। पॉली एडेनाइलेशन से टेल फॉर्म होता है और एड फॉर्म होता है 7 मिथाइल ग्वानोसिन से। तो 7 मिथाइल ग्वानोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, ठीक है, ये पाया जाता है 18S rRNA में। जो यूकैरियोट्स हैं उसमें बड़ा छोटा सब यूनिट कौन सा है? 40S सब यूनिट है। 40S सब यूनिट में rRNA कौन सा होता है? 18S rRNA। 18S rRNA में 7 मिथाइल ग्वानोसिन कैप के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पाया जाता है। ठीक है, जिसके वजह से mRNA बाइंड करता है स्मॉलर सब यूनिट से। ओके, IF2 जो है, अब इनिशिएशन फैक्टर 3 का क्या काम था? रिलीज, दोनों को रिलीज किया, बड़े वाले को यूनिट को, छोटे वाले यूनिट को रिलीज किया। IF2 का क्या काम है? IF2 ये लाता है फॉर्मल मिथाइल tRNA कॉम्प्लेक्स। जो पहला अमीनो एसिड जो बाइंड करता है tRNA से वो होता है मिथ्योनिन यूकैरियोट्स। ठीक है, पहला हमेशा मिथ्योनिन होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में पहला होता है फॉर्मल मिथ्योनिन अमीनो एसिड बाइंड करता है tRNA से। ठीक है, फॉर्मल मिथ्योनिल tRNA कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ये ले आएगा किस पे? ये इसको IF2 जो है इसको ले आएगा राइबोसोम पे। राइबोसोम का जो लार्जर सब यूनिट होता है, इस पे 3 साइट्स होते हैं। एक P साइट होता है, एक A साइट होता है और एक E साइट होता है। ठीक है, तो ये IF2 जो है ये फॉर्मल मिथ्योनिल को लाता है P साइट पे एंटर करता है, A साइट पे नहीं, P साइट पे एंटर करता है। फर्स्ट अमीनो एसिड पहुंचता है P साइट पे, उसके बाद के जितने अमीनो एसिड्स होंगे ना वो आएंगे A साइट पे, जबकि पहला अमीनो एसिड जो फॉर्मल मिथ्योनिल है प्रोकैरियोट्स में वो पहुंचता है P साइट्स पे। लाता कौन है? IF2। ठीक है, अब ये बना लेता है 30S mRNA फॉर्मल मिथ्योनिल tRNA कॉम्प्लेक्स। इस साइट पे आया, यहाँ पे इस साइट पे P साइट पे आ गया। अब इसके बाद 50S जो सब यूनिट है ये ज्वाइन कर जाता है और इनिशिएशन फैक्टर्स जो होते हैं ये जब ये ज्वाइन कर जाता है तो इनिशिएशन फैक्टर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इनिशिएशन में क्या क्या हो रहा है? इनिशिएशन में जो हो रहा है वो mRNA बाइंड किया स्मॉलर सब यूनिट से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस की वजह से। प्रोकैरियोट में SD सीक्वेंस है, साइड डेल्गार्नो सीक्वेंस की वजह से mRNA में, जबकि यूकैरियोट में 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन कैप की वजह से, जिसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रोकैरियोट्स में 16S rRNA में होंगे, जबकि यूकैरियोट्स में 18S rRNA में होंगे। IF2 जो होगा वो फर्स्ट जो आपका अमीनो एसिड होगा, फर्स्ट अमीनो एसिड दैट इज फॉर्मल मिथ्योनिल, इसको ले आएगा, ये चार्ज है tRNA पे, फॉर्मल मिथ्योनिल tRNA
कॉम्प्लेक्स बना, इसको ले आएगा पी साइट पे। जब ये आ गया इसके बाद 50s सब यूनिट उससे बाइंड कर जाएगा। अब जब ये बाइंड हो गया, दोनों यूनिट जुड़ गए, तो इनिशिएशन फैक्टर्स का काम खत्म, ये निकल जाएंगे। ठीक है, और यूकेरियोट्स में पहला क्या होगा, मेथियोनिन हो गया। ठीक है, ये देखिए ये है फॉर्मल मेथियोनिल टीआरएनए। मेथियोनिल टीआरएनए है, NH2 है। फॉर्मल में क्या हो जाएगा, CHO यहाँ पर ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लॉक अमीनो एसिड हो गया। ये फॉर्मल मेथियोनिल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, 30A सब यूनिट बाइंड टू mRNA। 30A सब यूनिट कैसे बाइंड किया mRNA पे, अभी बताया आपको, SD सीक्वेंसेस की वजह से। IF3 जब तक प्रेजेंट है तब तक बड़ा यूनिट ज्वाइन नहीं करेगा। IF2 जो है वो चार्ज्ड tRNA को ले आएगा, फॉर्मल मेथियोनिल tRNA को ले आएगा। किस साइट पे ले आएगा, P साइट पे ले आएगा। ठीक है, इसका जो सीक्वेंस प्रेजेंट है, जो बेस प्रेजेंट है या जो कोड प्रेजेंट है mRNA पे, मेथियोनिन का क्या होगा, AUG। इनिशिएशन कोडॉन क्या होता है, AUG। अब यहाँ से ये सारे इनिशिएशन फैक्टर्स निकल जाएंगे और बड़ा वाला सब यूनिट आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ा कहाँ पे है, ये P साइट पे है। लार्जर सब यूनिट अभी बताया आपको, इसके 3 साइट्स होते हैं। P साइट जिसे पेप्टिडाइल साइट कहते हैं, A साइट अमीनो एसाइड साइट, और E साइट जिसे एक्सिट साइट कहते हैं। एक्सिट साइट से ही जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन बाहर निकलती है, और P साइट पे पहला अमीनो एसिड आकर के जुड़ता है। फॉर्मल मेथियोनिन, प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं, फॉर्मल मेथियोनिन आकर के जुड़ता है। फॉर्मल मेथियोनिल चार्ज्ड tRNA आकर के जुड़ेगा, और A साइट पे उसके बाद जितने अमीनो एसिड आएंगे वो A साइट से आएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग कोडॉन ऑफ mRNA जो होता है वो P साइट पे, AUG जो होता है वो P साइट पे होता है, P साइट के करीब होता है। So tRNA with formal methionine amino acid first attached to P site of ribosome. नेक्स्ट कोडॉन ऑफ mRNA, अब जो दूसरा कोडॉन होगा P साइट के बाद, दूसरा कोडॉन जो होगा वो A साइट के करीब होगा। ठीक है, अब जो कोडॉन प्रेजेंट है mRNA पे उसके अकॉर्डिंग जो एंटी कोडॉन वाला tRNA होगा, और उस एंटी कोडॉन के अकॉर्डिंग चार्ज्ड अमीनो एसिड होंगे, वो आएंगे सेकेंड पोजीशन पे, मतलब A साइट पे। न्यू tRNA विथ न्यू अमीनो एसिड हमेशा A साइट पे अटैच करते हैं, लेकिन इनिशिएशन स्टेप में A साइट जो होता है वो एम्प्टी होता है। डाइपेप्टिडाइल tRNA A साइट से P साइट पर मूव करता है। जो दो, अब पहले पोजीशन P साइट पर कौन सा है, फॉर्मल मेथियोनिल tRNA, और A साइट पर दूसरा वाला है। ये दोनों दूसरा वाला अमीनो एसिड जो चार्ज tRNA, ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब यहाँ से जो डाइपेप्टिडाइल tRNA बना, ये A साइट से P साइट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो A साइट से जब P साइट की तरफ मूव करेगा तो A साइट फिर से एम्प्टी हो जाएगा। देखिए फिगर से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। DNA है, ट्रांसलेशन में mRNA से प्रोटीन बनेगा। ज़रूरत क्या है, राइबोसोमल सब यूनिट्स, लार्जर सब यूनिट्स, स्मॉलर सब यूनिट्स, tRNA की, mRNA की। mRNA में AUG इनिशिएशन कोडॉन है, tRNA जिसका आर्म जो है वो मेथियोनिल, फॉर्मल मेथियोनिल, प्रोकैरियोट्स में फॉर्मल मेथियोनिल से चार्ज्ड है। AUG का एंटीकोडॉन UAG होगा। ठीक है, AUG किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेथियोनिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब क्या हो रहा है, अब जो है ये P साइट है और ये A साइट है। P साइट पे पहला चार्ज्ड अमीनो एसिड, पहला जो tRNA
अमीनो एसिड से चार्ज है वो आके जुड़ेगा। एंटीकोडॉन ये कोडॉन की कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आकर के जुड़ गया, ठीक है। ये फर्स्ट कोडॉन है, स्टार्ट कोडॉन है। दूसरा वाला जस्ट इसके बाद, कोई गैप नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जस्ट इसके बाद अगर दूसरा कोडॉन UUA है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ल्यूसीन के लिए, ठीक है। जो कोडॉन का आपको चार्ट दिया था उससे पता चलता है, सब याद करने की जरूरत नहीं है। UUA जो होता है वो ल्यूसीन अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ल्यूसीन अमीनो एसिड जिस tRNA पे चार्ज्ड होगा वो वाला tRNA यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इस यहाँ ल्यूसीन है तो यहाँ पर AAU होगा, क्योंकि ल्यूसीन का UUA होता है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री AAU होगा, ठीक है। दूसरे भी हो सकते हैं कोडॉन, लेकिन बाइंड कौन सा करेगा, क्योंकि अगर किसी एक अमीनो एसिड के एक से ज़्यादा कोडॉन्स हैं तो जो नीचे एंटी कोडॉन है वो ज़रूरी नहीं है कि इसी कॉम्प्लीमेंट्री हो, लेकिन बाइंड वही वाला करेगा जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री, वही वाला एंटी कोडॉन आकर के बाइंड करेगा। तो सेकेंड वाला कहाँ बाइंड किया, ए साइट पे बाइंड किया, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके बाद जो पहला फॉर्मल मेथियोनिन है और दूसरा ल्यूसीन है, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो मेथियोनिन था ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर लिया यहाँ पे। अब ये पी साइड से ये डाई पेप्टिडाइल जो है वो अभी आगे स्टेटमेंट लिखा गया था, डाइपेप्टिडाइल मूव्स फ्रॉम पी साइड टू ए साइड, पी साइड टू ए साइड पे ये मूव कर गया, ठीक है। और यहाँ से जो फर्स्ट tRNA था ये अनचार्ज्ड होकर के निकल गया, इसका अमीनो एसिड निकल गया, अनचार्ज होकर के निकल गया, रिलीज हो गया। अब ये फिर से आगे साइकिल में ये फर्दर चार्ज होगा और रीयूज होगा। अब ये थर्ड अमीनो एसिड के लिए थर्ड कोडॉन जो GGU है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री CCE है। GGU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइसिन, ठीक है। अब ये यहाँ पे अप्रोच करेगा, जब ये यहाँ पे अप्रोच करेगा अब क्या होता है, ये राइबोसोम जो होता है ना ये मूव करता है ऑन, ये स्लिप करता है, स्लाइड करता है mRNA पे। जब ये स्लाइड करेगा mRNA पे तो ये पूरी चीज जो है ये पहुंच जाएगी P साइड पे, ओके। और अब आपका A साइड फिर से खाली हो जाएगा। जब A साइड खाली हो जाएगा तो ये ग्लाइसिन से चार्ज अमीनो एसिड यहाँ पर A साइड पर आकर के बाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए जब ये स्लाइड कर गया इधर mRNA, राइबोसोम हमेशा मूव करता है, क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि mRNA स्लाइड करता है राइबोसोम पे कि राइबोसोम स्लाइड करता है mRNA पे, तो हमेशा राइबोसोम स्लाइड करता है mRNA पे। जब राइबोसोम स्लाइड करेगा mRNA पे तो P साइड पे आ गया ये राइबोसोम, आपका ये मिथाइल और जो डाइपेप्टिडाइल चेन है ये P साइड पे आ गई, A साइड फिर से एम्प्टी हो गई, A साइड एम्प्टी हो गई। अब यहाँ पर थर्ड वाला आकर के ग्लाइसिन चार्ज वाला अमीनो एसिड आकर के जुड़ गया, ठीक है। अब ये फोर्थ जो है यहाँ पे जो कोडॉन होगा मान लीजिए TTT है, सॉरी UUU है, तो इसको यहाँ पे बाइंड करना है, इसके अगेंस्ट AAA जो फिनाइलएलानिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आएगा। फिर यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये निकल जाएगा बाहर, एग्जिट साइड से बाहर निकल जाएगा। और अब ये जब राइबोसोम फिर स्लाइड करेगा फिर A साइड एम्प्टी हो जाएगा और यहाँ पर A साइड पर नया अमीनो एसिड लोडेड tRNA आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, इस तरह से ये चेन बढ़ती जाती है, न्यू अमीनो एसिड ये आते जाते हैं ए साइड के थ्रू, फिर वो ट्रांसफर होते हैं पी साइड पे। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, जो ए साइड से पी साइड की तरफ मूव कर रहे हैं ना, इसी को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन।
जब ये पूरी चेन पॉलीपेप्टाइड की बन गई, अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड की चेन बन गई, जब mRNA पे उसको नॉनसेंस कोडॉन हमने 3 बताए थे, UAA, UAG, UGA, ऑक्रे, ओपल एंड एम्बर, ये तीनों जो नॉनसेंस कोडॉन हैं, जब ये अगर अप्रोच करते हैं, जिसे स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं, ये mRNA में अप्रोच करते हैं, तो इसके लिए कोई अमीनो एसिड नहीं होता है। अब इसका मतलब है कि अब ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन को स्टॉप करना है और पॉलीपेप्टाइड चेन्स को यहाँ से रिलीज करना है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कुछ रिलीज फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स निकाल जाते हैं, सब यूनिट्स अलग हो जाते हैं और टीआरएनए भी अलग हो जाता है फर्दर, और फर्दर चार्ज होने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, तो एक बार में पूरा बता दिया आपको ताकि वो क्लियर हो जाए। अब हम इनिशिएशन पे कहाँ तक था, इनिशिएशन में पहला चार्ज अमीनो एसिड जुड़ा था और दूसरा अमीनो एसिड फॉर्मल मेथियोनिन पी साइड पे जुड़ा था और ए साइड पर दूसरा वाला अमीनो एसिड जुड़ा था। यहाँ तक था इनिशिएशन में। अब चेन इलॉन्गेशन स्टेप, न्यू टीआरएनए बताया आपको, वो ए साइड पर राइबोसोम के ए साइड पे जुड़ता है। ठीक है, इनिशिएशन में कहाँ तक हुआ, इनिशिएशन में केवल पहला वाला फॉर्मल मेथियोनिन चार्ज टीआरएनए जो है वो पी साइड पे जुड़ रहा है और फिर 50S सब यूनिट जुड़ जा रहा है, कंप्लीट 50S 30S सब यूनिट है और आपका चार्ज फॉर्मल मेथियोनिन चार्ज टीआरएनए है। mRNA की बाइंडिंग है rRNA से, 16S rRNA के शाइन जो mRNA में शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस है उसके अगेंस्ट ASD है। यहाँ तक का आपका इनिशिएशन। इलॉन्गेशन में अब क्या होगा, इलॉन्गेशन में सेकेंड अमीनो एसिड बताया आपको ए साइड पे आके जुड़ता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पी साइड पे जो अमीनो एसिड है और ए साइड पे जो अमीनो एसिड है उनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, जो पेप्टाइड अमीनो एसिड में COH एंड होता है और NH2 ग्रुप एंड होता है। तो जो COH ग्रुप पी साइड पे जो अमीनो एसिड है उसका COOH ग्रुप, क्योंकि NH2 ग्रुप ब्लॉक्ड है, याद है स्ट्रक्चर इसीलिए दिखाया था, NH2 ग्रुप जो है फॉर्मल मेथियोनिन की वजह से ब्लॉक्ड है, इसलिए इसका COOH ग्रुप पी साइड पे जो अमीनो एसिड है उसका COOH ग्रुप यूज होगा और ए साइड पे जो अमीनो एसिड है इसका NH2 ग्रुप यूज होगा। ठीक है, ये बनाएंगे, इनके बीच में बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड और इस पेप्टाइड बॉन्ड के लिए एंजाइम जो यूज होगा दैट इज पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, इस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में 23S rRNA जो लार्जर सब यूनिट में है, 23S rRNA ये हेल्पफुल होता है, इसीलिए RNA जो है ये एंजाइम्स की तरह भी यूज होते हैं जिसको हम कहते हैं राइबोजाइम्स। ठीक है, राइबोजाइम्स यही है राइबोजाइम्स, जो 23S rRNA ये एंजाइम की तरह भी यूज हो रहा है और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद कर रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं राइबोजाइम्स। राइबोसोम ही मूव करता है mRNA पे, नेक्स्ट कोडॉन पे पहुंचता है ए साइड पे। राइबोसोम किस डायरेक्शन में मूव करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। जितनी भी चीजें हो रही है ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होती है, रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, ये सब कुछ 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ होता है। इलॉन्गेशन फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इलॉन्गेशन, जैसे इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, बहुत से प्रोटीन्स होते हैं जो कि मदद करते हैं इनिशिएशन के लिए, उसी तरह बहुत से
फैक्टर्स होते हैं, बहुत से एंजाइम्स होते हैं जो कि मदद करते हैं इलॉन्गेशन में, जिसे हम कहते हैं इलॉन्गेशन फैक्टर्स। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपके। चलिए, नेक्स्ट इज चेन टर्मिनेशन। ठीक है, इनिशिएशन हो गया, इलॉन्गेशन हो गया, अब क्या करना है, टर्मिनेशन करना है। जब स्लाइड करते हुए राइबोसोम्स एमआरएनए के उस साइट पे पहुंचता है, मतलब ये साइट जो है राइबोसोम की ए साइट एमआरएनए के नॉनसेंस कोडॉन वाले साइट पे पहुंचती है, यूएए, यूएजी या यूजीए पे ए साइट का, ए राइबोसोम का ए साइट पहुंचता है, तो उस टाइम पॉलीपेप्टाइड टर्मिनेट होते हैं। टर्मिनेशन जो है ये इन प्रेजेंस ऑफ रिलीज फैक्टर्स होता है, रिलीज फैक्टर्स के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, ये रिलीज फैक्टर्स जैसे इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, इलॉन्गेशन फैक्टर्स होते हैं, उसी तरह कुछ रिलीज के टाइम में, टर्मिनेशन के टाइम में कुछ एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिलीज फैक्टर्स। ये रिलीज फैक्टर्स जो होते हैं, जो बॉन्डिंग है पॉलीपेप्टाइड चेन, अब लास्ट वाला जो टीआरएनए बचा है जिससे कि सारे अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक टीआरएनए लास्ट वाला बचा है जिससे सारे अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, उसके बीच में जो बॉन्ड है टीआरएनए और पॉलीपेप्टाइड चेन के जो बीच में बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने का काम करता है ये रिलीज फैक्टर्स। ठीक है, जब ये रिलीज फैक्टर्स ब्रेक कर दिया टीआरएनए और पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच के बॉन्ड को, तो पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो गए, राइबोसोम अलग हो जाते हैं, दोनों सब यूनिट्स, एमआरएनए अलग हो जाता है, और जो टीआरएनए है जो कि अब कोई चार्ज नहीं है, वो नेक्स्ट साइकिल ऑफ ट्रांसलेशन में यूज होता है। ठीक है, तो इजी है, ट्रांसलेशन समझने वाला है, इजी तरीके से आपको समझाया है, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। 2-3 बार वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक कंप्लीट चार्ट है जिसमें दिखाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है, ये पॉइंट सबसे पहले है यहाँ पे सबसे पहले आपके जो फर्स्ट अमीनो एसिड है मिथाइल फॉर्मल मिथ्योनिल टीआरएनए, ये आकर के पी साइड पे ज्वाइन करेगा। IF3, IF2 और IF1 इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, जो IF2 जो है उसे ले आएगा, IF3 जो है वो दोनों सब यूनिट्स को अलग करेगा। जब तक IF3 रहेगा तब तक दोनों सब यूनिट्स यूनाइट नहीं होंगे। एंटीकोडॉन के वजह से ये एमआरएनए से जुड़े हैं, और एमआरएनए किसके वजह से स्मॉलर सब यूनिट की वजह से जुड़ा है, शाइन-डेल्कार्नो सीक्वेंस की वजह से जुड़ा है। शाइन-डेल्कार्नो सीक्वेंस कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोट का। यूकैरियोट में जो है वो 7 मिथोनिल ग्वानोसिन कैप जो होती है उसके वजह से ये जुड़ते हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। आरआरएनए में, किस आरआरएनए में, 18S आरआरएनए में, और प्रोकैरियोट्स में एसडी सीक्वेंस किससे पाए जाते हैं, 16S आरआरएनए में। इतनी बातें क्लियर हैं। अब जब ये जुड़ गया उसके बाद इनिशिएशन फैक्टर्स यहाँ से निकल जाते हैं। जब इनिशिएशन फैक्टर्स निकल जाते हैं तो लार्जर सब यूनिट बाइंड करता है। अभी ये पहला अमीनो एसिड पी साइड पर ही है, ए साइड खाली है, ए साइड पे दूसरा अमीनो एसिड आएगा, दोनों के बीच में, दोनों अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसका COOH ग्रुप होगा क्योंकि NH2 ग्रुप इसका ब्लॉक्ड है फॉर्मल की वजह से, और इसका NH2 ग्रुप होगा। ठीक है, किस एंजाइम्स के प्रेजेंस में, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में, और राइबोजाइम जो कि 23S आरआरएनए है उसके प्रेजेंस में, उसकी मदद से ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब ये टीआरएनए यहाँ से रिलीज हो जाएगा, राइबोसोम आगे बढ़ेगा, और ये राइबोसोम आगे बढ़ेगा, ये पी साइड पे आ जाएंगे, ए साइड अगेन एम्प्टी हो जाएगा, और यहाँ पर दूसरा अमीनो एसिड आएगा, अमीनो एसिड से चार्ज टीआरएनए आएंगे। उसके बाद रिलीज फैक्टर्स के प्रेजेंस में ये चेन अलग हो जाएगा टीआरएनए से,
दोनों सब यूनिट्स अलग हो जाएंगे और tRNA भी अलग हो जाएगा फर्दर नेक्स्ट साइकिल ऑफ ट्रांसलेशन की। तो ये कंप्लीट ट्रांसलेशन प्रोसेस था प्रोकैरियोट्स का। मुझे लगता है समझ में आपके आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो बच्चों प्लीज़ कमेंट करिए, क्वेश्चन करिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हैं तो मुझे लगता ही नहीं है कि आपने देखा है कि नहीं देखा है, आपको समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है। तो क्वेश्चंस किया करिए और इससे इजी तरीके से मुझे नहीं लगता कि और किसी वीडियो में समझाया गया होगा। तो चैनल को वॉच करते रहिए। बहुत इजी तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचा सकूँ और छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू, छोटे छोटे यूनिट्स के थ्रू आपका चैप्टर धीमे धीमे कंप्लीट हो रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत इंटरेस्ट के साथ इस चैप्टर को पढ़िए। ठीक है, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए, गुड डे, हैव अ नाइस डे।